कहानी की शुरुआत शातिर चोरों की एक गैंग से होती है जो एक ऐसे बैंक को लूटने की बारीकी से योजना बना रहे हैं जो दुनिया के किसी भी अन्य बैंक से बिल्कुल अलग है। स्पेन में स्थित यह संस्थान सिर्फ एक वित्तीय गढ़ नहीं बल्कि एक वास्तविक किला है जो अपने सबसे गहरे तहखाने में 500 साल पुराना एक अनमोल खजाना दबाए बैठा है। सदियों से इस पौराणिक खजाने ने दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों की कल्पना को मोह लिया है, फिर भी इसकी सुरक्षा एक अभेद्य पहेली बनी हुई है। बैंक के सुरक्षा इंतजाम अगले स्तर के है। इसके दायरे में थोड़ी सी भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत 15 भारी हथियारों से लैस गार्डों की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है जो फायरिंग के लिए तैयार रहते हैं। उन्नत कैमरे हर इंच की निगरानी करते हैं जो इंसानी कदमों की हल्की सी आहट को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन असली दुस्वप्न इसके भूमिगत तहखाने में छिपा है। 19वीं सदी में डिजाइन किए गए इस तिजोरी का तंत्र और संरचना आज के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को भी चुनौती देते हुए एक अनसुली पहेली बनी हुई है। और यह वही पहेली है जिसे हमारा चतुर दल सुलझाने के लिए दृढ़ है। मिलिए वाल्टर से, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ब्रिटिश एजेंसी चलाता है जो समुद्र की गहराइयों से प्राचीन और ऐतिहासिक कलाकृतियों की खोज में माहिर है। गहरे पानी के अनुसंधान अभियान के दौरान वाल्टर और उसकी विशेषज्ञ टीम को 1645 का एक डूबा हुआ ब्रिटिश जहाज मिल जाता है। मलबे के बीच जेम्स नाम का एक पेशेवर गोताखोर एक प्राचीन डिब्बा खोजता है जिसमें सदियों पुराने 3 दुर्लभ सोने के सिक्के रखे हुए हैं। इन सिक्कों में एक गहरा रहस्य छिपा है जो किसी भी इंसान के दिल में सबसे गहरी इच्छाओं को प्रज्वलित कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वाल्टर और उसकी टीम अपनी इस महत्वपूर्ण खोज का जश्न मना पाती, स्पेनिश नौसेना के जंगी जहाजों ने उनके जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। एक स्पेनिश नौसेना अधिकारी ने दावा किया कि वाल्टर की टीम ने खजाना निकालने के लिए उनकी समुद्री सीमाओं का उल्लंघन किया था। तुरंत स्पेनिश नौसेना ने वाल्टर की सभी मूल्यवान संपत्तियों को जब्त कर लिया, जिसमें अनमोल सिक्कों वाला डिब्बा भी शामिल था। सरकार ने उन्हें जब्त कर लिया और उसी अति सुरक्षित भूमिगत तिजोरी में बंद कर दिया जिस बैंक पर अब वे नजर गड़ाए हुए थे। वाल्टर तबाह हो गया था। उसकी वर्षों की कठिन मेहनत, उसकी टीम द्वारा उठाए गए जोखिम सब अर्थहीन हो गए थे। नौसेना ने बिना किसी प्रयास के उसका पुरस्कार छीन लिया था और अब बदले की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसने एक मास्टर प्लान तैयार करना शुरू किया, उस अभेद्य बैंक में घुसपैठ करना और अपने 3 कीमती सिक्के वापस हासिल करना। वाल्टर जानता था कि वह यह विशाल कार्य अकेले पूरा नहीं कर सकता। उसे एक ऐसे असाधारण दिमाग की जरूरत थी जैसी चुनौती खुद थी। उसे अपने ही देश का एक युवा प्रतिभाशाली छात्र थॉम मिला जो अभी भी अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धि का स्वामी था। प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने उसे बिना डिग्री के भी लगभग 400,000 प्रति माह के वेतन और शानदार सुविधाओं के साथ उच्च रैंकिंग पदों की पेशकश की थी। फिर भी थॉम कॉर्पोरेट नियमों से बंधे होने के विचार से उड़ी न करता था। तभी वाल्टर उसके पास आया। वाल्टर ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे उन्नत और सुरक्षित बैंक की सुरक्षा को भेदने में हमारी टीम का नेतृत्व करो ताकि मैं उन अमूल्य कलाकृतियों को वापस ला सकूं जिन्हें मैंने खुद गहरे समुद्र से निकाला था। थॉम पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं कोई पेशेवर अपराधी हूँ? उसने पूछा। वाल्टर हल्की सी मुस्कुराया। इस गुप्त बैठक से पहले मैंने तुम्हारी पृष्ठभूमि और तुम्हारे आश्चर्यजनक आईक्यू की पूरी तरह से जांच की है, उसने जवाब दिया। हमें तुमसे कोई चोरी नहीं करवानी है। हमें बस तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है ताकि हमारी टीम को उस जटिल कार्य प्रणाली और तिजोरी के लेआउट को समझने में मार्गदर्शन मिल सके। थॉम अभी भी दुविधा में था। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं इस अवैध काम के लिए तैयार हो जाऊंगा? वाल्टर ने तब अपना तुरुप का इक्का खेला। अगर यह मिशन सफल रहा तो तुम्हें इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों को भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उसने मेज पर स्पेन का एक हवाई टिकट रखा और चला गया। घर लौटकर थॉम ने ऑनलाइन बैंक ऑफ स्पेन पर शोध किया। उसे इसकी पौराणिक तिजोरी के बारे में पता चला जो दुनिया में सबसे जटिल थी, जिसे आज तक कोई नहीं भेद पाया था। केवल चुनौती ने ही उसकी रुचि जगा दी और उसने वाल्टर के साथ जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अपने पिता को फोन किया, फिर मैड्रिड हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। वहाँ वह लोरेन से मिला, वाल्टर की चालाक एजेंट जो वेश बदलने में माहिर थी और हर मिशन पर अपनी पहचान बदल लेती थी। लोरेन उसे बैंक ऑफ स्पेन के ठीक सामने एक ऊंची इमारत में ले गई जो उनका छिपा हुआ कमांड सेंटर था। वाल्टर ने उसका स्वागत किया, समझाते हुए कि यह उनका नियंत्रण केंद्र होगा। थॉम को क्लाउस से मिलवाया गया, एक शानदार कंप्यूटर हैकर, और उसे पता चला कि जेम्स मिशन का नेतृत्व करेगा। फिर साइमन आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विशेषता कुछ भी, कहीं भी, पल भर में खोजना था। वाल्टर ने तब एक बमबारी की। उसने मुख्य तिजोरी को भेदने की जिम्मेदारी सीधे थॉम को सौंप दी। जेम्स विरोध में फूट पड़ा, यह तर्क देते हुए कि थॉम को ऐसे खतरनाक कामों का कोई अनुभव नहीं था। वाल्टर ने उसे किनारे कर दिया और क्लाउस से मिशन अपडेट पूछा।
क्लाउस ने बताया कि बैंक का पूरा टेलीफोन सिस्टम हैक कर लिया गया था, लेकिन उन्हें आंतरिक सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक गुप्त पासवर्ड की जरूरत थी। यादृच्छिक संख्याओं के साथ इसे बाईपास करने में 1 अरब से अधिक संयोजनों को आजमाने की जरूरत होगी, एक असंभव कार्य। अचानक थॉम को एक विचार आया। छुट्टी पर मौजूद बैंक कर्मचारियों को फोन करो, उसने सुझाव दिया। खुद को बैंक ऑफ स्पेन के कस्टमर केयर या वॉइसमेल सेवा एजेंट के रूप में प्रस्तुत करो। उन्हें बताओ कि उनके खाते पर एक तत्काल संदेश आया है और इसे सुनने के लिए उन्हें बीप के बाद अपना गुप्त पासवर्ड दर्ज करना होगा। शुरू में टीम को यह विचार बचकाना लगा, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए थॉम की सोशल इंजीनियरिंग की तरकीब ने त्रुटिहीन रूप से काम किया। इस सरल रणनीति ने क्लाउस को महत्वपूर्ण आंतरिक कैमरों से लाइव फुटेज तक पहुंच प्रदान की। हालांकि यह कोई जटिल तकनीक नहीं थी, लेकिन जो लोग इस तरह के मनोवैज्ञानिक हेरफेर से अपरिचित थे, उनके लिए यह एक प्रतिभा थी। वाल्टर ने थॉम को धन्यवाद दिया और लोरेन भी उसकी तेज बुद्धि से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई। इस प्रारंभिक सफलता के बाद वाल्टर ने थॉम को 3 प्राचीन सोने के सिक्कों के पीछे का असली रहस्य बताया। यह रहस्यमय कहानी 16वीं शताब्दी से जुड़ी थी, एक ब्रिटिश समुद्री डाकू से जिसने एक स्पेनिश शाही जहाज से अरबों का खजाना लूटा था और उसे किसी अज्ञात द्वीप पर छिपा दिया था। आज तक किसी भी खोजकर्ता या सरकार ने उस खजाने का पता नहीं लगाया था। लगभग 30 साल पहले वाल्टर ने एक पुराना रहस्यमय पत्र खरीदा था जिसमें खजाने के ठिकाने के बारे में संकेत थे। वर्षों के शोध के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उस खजाने का सटीक स्थान और निर्देशांक उन्हीं 3 सोने के सिक्कों पर जटिल रूप से उत्कीर्ण थे। वाल्टर ने उन कीमती कलाकृतियों को खोजने के लिए समुद्र की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। केवल उन्हें अब दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में स्पेनिश सरकार के नियंत्रण में बंद पाया। वाल्टर ने अपनी टीम से वादा किया कि अगर डकैती सफल रही तो खजाने का हर एक टुकड़ा समान रूप से विभाजित किया जाएगा। उसने थॉम को यह भी आश्वासन दिया कि अगर वे असफल भी रहे तो भी उसे उसके प्रयासों और मूल्यवान समय के लिए भारी भरकम मुआवजा दिया जाएगा। एक लंबे विचारमंथन सत्र के बाद टीम ने प्रारंभिक घुसपैठ के लिए अपना अचूक खाका तैयार कर लिया। योजना: सबसे पहले वे बैंक कर्मचारियों का प्रतिरूपण करेंगे और एक औद्योगिक सफाई कंपनी को फोन करेंगे। उन्हें अनूठी जानकारी देंगे कि बैंक के अलार्म सिस्टम में तकनीकी खराबी थी, जिससे कुछ दिनों के लिए सफाई कार्य निलंबित कर दिया गया था। तुरंत बाद साइमन और थॉम उसी सफाई कंपनी के नकली कर्मचारियों के रूप में प्रच्छन्न बैंक के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनका अभिनय इतना परिपूर्ण था कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों को जरा भी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने आसानी से सुरक्षा जांच पास कर ली, बैंक के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश प्राप्त किया। इस बीच चालाक लोरेन एक कला विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत होकर महंगी और दुर्लभ पेंटिंग्स का निरीक्षण करने आई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐतिहासिक कलाकृतियों को कोई नुकसान न हुआ हो। अत्यंत आत्मविश्वास के साथ वह मुख्य सुरक्षा अधिकारी गुस्तावो से मिली। गुस्तावो को उस पर शक करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि लोरेन को पेंटिंग्स और कला जगत का प्रभावशाली ज्ञान था। अपनी बातचीत के दौरान लोरेन ने धीरे से अपना बबल टी कप गुस्तावो को पकड़ाया। विवेकपूर्ण ढंग से उसके फिंगरप्रिंट्स एकत्र कर रही थी। अपने गुप्त आधार पर वापस क्लाउस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बैंक के अंदर अपने साथियों की हर एक हरकत को बारीकी से ट्रैक कर रहा था। उसने तुरंत साइमन को एक गुप्त संकेत भेजा, उसे बैंक के वीआईपी तकनीकी कक्ष में अननोटिस्ड घुसने का निर्देश दिया। साइमन ने समय बर्बाद नहीं किया, कमरे में पहुंचा और अपने साथ लाए एक जासूसी गैजेट को मुख्य सिग्नल पोर्ट से जोड़ दिया। इस मास्टर स्ट्रोक ने क्लाउस को बैंक के पूरे सुरक्षा ग्रिड तक पहुंच प्रदान की। तभी एक सुरक्षा गार्ड लोरेन को सीधे बैंक अध्यक्ष के केबिन में ले गया, जहां उसे कुछ मूल्यवान पेंटिंग्स की फिर से जांच करनी थी। जैसे ही गार्ड चला गया, लोरेन ने तेजी से अपना विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकाला और तेजी से एक पेंटिंग स्कैन करना शुरू किया। क्लाउस ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने लाइव कैमरा फुटेज को धीमा कर दिया, इसे इस तरह संपादित किया कि कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर ऐसा लगे कि लोरेन अभी भी शांति से पेंटिंग का निरीक्षण कर रही थी। वास्तव में लोरेन केबिन के भीतर तिजोरी की मुख्य चाबी के गुप्त स्थान की तलाश कर रही थी। एक उन्नत 3D स्कैनर डिवाइस का उपयोग करके उसने चाबी का एक आदर्श डिजिटल क्लोन बनाया। उसने पहली चाबी की नकल पूरी ही की थी जब दरवाजा अचानक खुला और बैंक अध्यक्ष खुद अंदर आ गए। अध्यक्ष के अप्रत्याशित आगमन ने खतरे को नाटकीय रूप से बया दिया। क्लाउस का कैमरों पर स्लो मोशन वीडियो लूप समाप्त होने वाला था। अगर सुरक्षा टीम ने वास्तविक लाइव फीड और बदली हुई फुटेज के बीच का अंतर देखा तो उनकी पूरी डकैती तुरंत खतरे में पड़ जाती। लेकिन इस गंभीर क्षण में भी लोरेन ने अविश्वसनीय उपस्थिति का प्रदर्शन किया। उसने बैंक अध्यक्ष को विनम्रता से बताया, सर, क्या आप कृपया एक तरफ हट सकते हैं ताकि मैं इस कलाकृति की एक सही तस्वीर ले सकूं? बिना किसी संदेह के वह हट गया और लोरेन की त्वरित सोच ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया। थोड़ी देर बाद बैंक अध्यक्ष केबिन से चला गया, जिससे लोरेन को अपना शेष कार्य पूरा करने का अवसर मिल गया। एक पल भी गवाए बिना
लोरेन ने तुरंत दूसरी चाबी को स्कैन किया, जो एक और मूल्यवान पेंटिंग के पीछे चतुराई से छिपी हुई थी। उसी समय थॉम को एक अत्यंत खतरनाक कार्य सौंपा गया था। उसे बैंक के मुख्य बैठक कक्ष में जाना था, मेज के नीचे छिपना था और अपने उन्नत स्कैनर का उपयोग करके नीचे स्थित रहस्यमय तिजोरी की पूरी संरचना और तंत्र का नक्शा बनाना था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। उच्च रैंकिंग बैंक अधिकारियों की एक टीम अचानक बैठक के लिए उसी कमरे में आ गई। थॉम के पास अपनी सांस रोककर मेज के नीचे चुपचाप दुबकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी कर्मचारियों में से एक के हाथ से कुछ महत्वपूर्ण फाइलें फिसल गईं, सीधे फर्श पर गिर गईं। जैसे ही वह व्यक्ति उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकने लगा, थॉम की जान हलक में आ गई। लेकिन ठीक उसी नाजुक महत्वपूर्ण क्षण में बैंक का अलार्म अचानक बज उठा। तेज सायरन सुनकर सभी अधिकारी तुरंत बैठक छोड़कर बाहर भाग गए। थॉम की किस्मत ने साथ दिया और वह बाल-बाल बच गया। वास्तव में थॉम की स्कैनिंग मशीन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों ने गलती से बैंक के अलार्म सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। जैसे ही अलार्म बजा, बैंक के ठीक सामने स्थित सैन्य मुख्यालय से मरीन कमांडो और सुरक्षा गार्ड तुरंत कार्रवाई में आ गए। उन्होंने पल भर में पूरे बैंक को घेर लिया। गुस्तावो ने तुरंत एक आदेश जारी किया, जांच पूरी होने तक कोई भी बैंक परिसर से बाहर नहीं जाएगा। इस बीच लोरेन ने दूसरी चाबी का डिजिटल क्लोन बना लिया था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वह इसे वापस अपनी जगह पर नहीं रख पाई। तभी बैंक अध्यक्ष आए और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लोरेन को तुरंत उनके साथ चलने को कहा। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने पूरी टीम को स्तब्ध कर दिया। अपने गुप्त आधार पर वापस हर कोई घबराया हुआ था, सोच रहा था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। थॉम आगे बढ़ा। उसने घोषणा की कि वह लोरेन के हाथ से चाबी को हवा में ही छीनने और उसे वापस तिजोरी में उसके छिपे हुए स्थान पर रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। थॉम ने अविश्वसनीय फुर्ती का प्रदर्शन किया, चाबी को जमीन पर गिरने से पहले हवा में ही पकड़ लिया। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने चाबी को फिर से सेट किया, एक सुरक्षा गार्ड अचानक कमरे में आ गया। थॉम को वहां देखकर उसने कड़क आवाज में पूछा, तुम इस प्रतिबंधित क्षेत्र में क्या कर रहे हो? थॉम ने तुरंत एक मासूम सा चेहरा बनाया, अपने कान झके और कहा, और सॉरी मैडम, मैंने अपने हेडफोन लगाए हुए थे और तेज आवाज में संगीत सुन रहा था, इसलिए मुझे अलार्म सुनाई नहीं दिया। गार्ड उस पर चिल्लाया, बहाने बनाना बंद करो और तुरंत यहाँ से निकलो। कंट्रोल रूम में गुस्तावो ने बारीकी से नोटिस किया कि अलार्म का सिग्नल सीधे मुख्य तिजोरी वाले हिस्से से आया था। बिना देर किए उसने हथियारों से लैस सैनिकों को नीचे तहखाने में भेजा, लेकिन गहन तलाशी के बाद भी उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार किसी भी पुख्ता सबूत के अभाव में गुस्तावो को मजबूरी में सभी को बैंक से जाने देने का फैसला करना पड़ा। इस जोखिम भरे ऑपरेशन से सुरक्षित लौटने के बाद टीम ने बैंक से चुराए गए डेटा की बारीकी से जांच की। थॉम ने एक बार फिर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता साबित की। उसने देखा कि स्कैनर तिजोरी के एक खास हिस्से का साफ यांचा नहीं बना पाया था। वह तुरंत समझ गया कि उस जगह पर पानी मौजूद है। दरअसल गुप्त तिजोरी के ठीक ऊपर पानी का एक बहुत बड़ा टैंक मौजूद था। 19वीं सदी के उस्ताद इंजीनियरों ने लॉकर की सुरक्षा के लिए ऐसा अचूक चक्रव्यूह बनाया था कि अगर कोई भी घुसपैठिया बिना अनुमति के इसके अंदर कदम रखता है, तो मुख्य पाइपलाइन के सारे वेल्व्स खुद ब खुद खुल जाते हैं। देखते ही देखते वह पूरा हिस्सा पानी से भर जाता है, जिससे चोर वही फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। थॉम की खोज से यह भी पता चला कि पुरानी तिजोरी में आधुनिक गति का पता लगाने वाली तकनीक नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने फर्श के नीचे एक बहुत ही संवेदनशील तराजू फिट कर रखा था। जैसे ही तिजोरी की जमीन पर तय सीमा से 1 ग्राम भी फालतू वजन पड़ता, वह पूरा सिस्टम खुद एक्टिवेट हो जाता और वाटर ट्रैप चालू हो जाता। अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी, उस संवेदनशील तराजू को बिना डिस्टर्ब किए कैसे पार किया जाए। इस बीच बैंक अलार्म घटना के बाद जब सुरक्षा बलों को कोई सुराग नहीं मिला, तो बैंक अध्यक्ष ने गुस्तावो को बहुत बुरी तरह डांटा। इस दौरान पूरे देश में फुटबॉल वर्ल्ड कप का जोश अपने चरम पर था और हजारों फैंस बैंक के ठीक बाहर बने चौक पर स्पेनिश टीम का हौसला बयाने के लिए जमा थे। बैंक अध्यक्ष के सलाहकार ने गुस्तावो का बचाव करते हुए सुझाव दिया कि अलार्म बजने की वजह बाहर लगे बड़े-बड़े पावर जनरेटर और मैच दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर हो सकती है। इसके बीच जेम्स और साइमन ने गुप्त भूमिगत सीवर मार्गों का सफलतापूर्वक उपयोग करके उस बड़े तराजू के बेसमेंट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की।
जैसा कि थॉम ने पहले ही अंदाजा लगाया था, यांत्रिक प्रणाली वास्तव में पुरानी इंजीनियरिंग की एक बेजोड़ मिसाल थी। लेकिन अब उन्हें एक और नई समस्या का सामना करना पड़ा। नीचे से गुप्त तिजोरी तक सुरंग खोदने के लिए उन्हें कम से कम 15 दिनों का वक्त चाहिए था। अगर वे तेजी से ड्रिलिंग के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते, तो तेज आवाज से बैंक की सिक्योरिटी टीम तुरंत अलर्ट हो जाती। वे वर्ल्ड कप के इस खुशनुमा माहौल का फायदा उठाना चाहते थे, जब पूरी जनता और पुलिस मैच के रोमांच में डूबी हो। समस्या यह थी कि फाइनल मैच अब से सिर्फ 8 दिन बाद ही होने वाला था। यह सुनकर वाल्टर पूरी तरह निराश हो गया और मिशन को यही बंद करने का मन बना लिया। टीम के बाकी लोग भी उम्मीद खोने लगे। लेकिन अक्सर बड़ी चुनौतियां ही शानदार समाधानों को जन्म देती है। एक शाम वाल्टर बैंक के ठीक सामने वाली एक ऊंची इमारत की छत पर गया। नीचे देखते हुए उसने नोटिस किया कि जब भी फुटबॉल मैच के दौरान स्पेनिश टीम कोई गोल दागती थी और नीचे खड़ी भीड़ खुशी के मारे चिल्लाती थी, तो बैंक के मोशन डिटेक्शन कैमरा खुद ब खुद उस शोर की तरफ घूम जाते थे। इसका साफ मतलब था कि वे नीचे के बजाय बैंक की छत के रास्ते ऊपर से अंदर घुस सकते थे। लेकिन यह पूरा खतरनाक प्लान स्पेनिश फुटबॉल टीम की जीत पर टिका था। और किस्मत देखिए, स्पेनिश टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल जीता और सीधे फाइनल में पहुंच गई। अब टीम को केवल तिजोरी तक पहुंचने के रास्ते को सुरक्षित बनाना बाकी था। एक दिन कंट्रोल रूम में ड्यूटी संभालते हुए गुस्तावो ने सफाई कर्मचारियों की बातचीत का कुछ हिस्सा सुना। वे चर्चा कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले बैंक से उन्हें सफाई रोकने के लिए एक कॉल आया था, क्योंकि सिस्टम में कोई खराबी थी। यह सुनकर गुस्तावो को झटका लगा और उसे तुरंत याद आया कि उस दिन 2 नए सफाई कर्मी बैंक के अंदर आए थे। बिना कोई वक्त गवाए उसने पुराने कैमरा रिकॉर्ड से खंगालना शुरू किया, जहां उसे थॉम और साइमन की साफ तस्वीरें मिल गईं। हालांकि उनमें से किसी का भी पहले का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए बैंक का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उन्हें पहचानने में विफल रहा। गुस्तावो अब पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हो चुका था। उसने बैंक के अंदर सुरक्षा गार्डों की संख्या दोगुनी कर दी और परिसर के कोने कोने में नए खुफिया कैमरा लगवा दिए। इस बीच थॉम कई रातों से सोया नहीं था। उस बड़े तराजू की जटिल समस्या को हल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा था। आखिरकार अपने बेहतरीन दिमाग की बदौलत थॉम ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला। उसने टीम को सलाह दी कि वे उस पुराने तराजू को फ्रीज करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। अत्यधिक ठंडी नाइट्रोजन गैस किसी भी मजबूत धातु को कुछ ही सेकंड्स में जमा कर पूरी तरह शून्य कर सकती है। थॉम के हिसाब से उस विशाल सिस्टम को पूरी तरह फ्रीज करने के लिए कम से कम 500 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस की जरूरत थी, और इस जोखिम भरे काम का जिम्मा साइमन के कंधों पर था। टीम के सभी सदस्यों ने थॉम के प्लान पर अपनी सहमति जताई और मिशन का अंतिम काउंटडाउन शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने गुस्तावो के चुराए गए फिंगरप्रिंट से उसका एक हूबहू नकली क्लोन बनाया। उसके बाद मुख्य तिजोरी के दरवाजों को अनलॉक करने के लिए दोनों चाबियों की डुप्लीकेट कॉपीज भी बना ली गयी। इस बीच वाल्टर ने चुपचाप 3 नकली सोने के सिक्के भी तैयार करवा लिए। ये नकली सिक्के आगे चलकर क्या खेल दिखाने वाले थे, यह आपको कहानी के अंत में ही पता चलेगा। आखिरकार वह दिन ही जाता है जब स्पेन और नीदरलैंड्स की टीमों के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। इसी अत्यधिक प्रतीक्षित मैच की आड़ में देश के इतिहास की सबसे सनसनीखेज डकैती को अंजाम दिया जाने वाला था। बाहर मुख्य चौक पर लाखों की बेकाबू भीड़ बड़ी स्क्रीन के सामने अपनी टीम का हौसला बयाने के लिए जमा हो चुकी थी। डकैती टीम का हर एक सदस्य अपनी अपनी पोजीशन पर पूरी तरह मुस्तैद था। थॉम, लोरेन और जेम्स बैंक के ठीक सामने वाली इमारत की छत से रस्सियों के सहारे हवा में झूलते हुए बैंक की छत पर उतरते हैं। एक स्पेशल कटर का उपयोग करके वे खामोशी से कांच काटकर रस्सियों के जरिए नीचे मुख्य लॉबी में उतर जाते हैं। क्लाउस अपने छिपे हुए स्थान से सुरक्षा गार्डों की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखे हुए था और सही समय पर उन्हें आगे बढ़ने के सीक्रेट सिग्नल्स भेज रहा था। उसकी सटीक गाइडेंस की वजह से वे तीनों बिना किसी की नजर में आए सुरक्षा को चकमा देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसके बाद वे वेंटिलेशन डक्ट के संकरे रास्तों से होते हुए मुख्य तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल मैच के रोमांच के बीच भी गुस्तावो की नजरें स्क्रीन से डस से मस नहीं हो रही थीं। उसे पूरा अंदेशा था कि शातिर चोर इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। वह खुद कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर एक एक हरकत को बारीकी से देख रहा था। जैसे ही वे वेंटिलेशन डक्ट के मुहाने से बाहर निकले, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने 2 दीवारों के बीच एक भयानक गहरी खाई थी। उन्होंने अपनी पोर्टेबल सीढ़ी खोली, दोनों दीवारों के बीच पुल बनाया। जेम्स सबसे आखिर में उस सीढ़ी पर चढ़ा।
लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते पहुंचा, सीए अचानक नीचे की तरफ सरकने लगी। मौत को सामने देख जेम्स पूरी ताकत से आगे की तरफ छलांग लगाता है। ठीक उसी नाजुक पल में थॉम हवा में ही उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है और जेम्स की जान बच जाती है। इस बीच क्लाउस ने सिस्टम को हैक करके पहला सिक्योरिटी दरवाजा खोल दिया। इसके आगे एक और बेहद भारी स्टील का दरवाजा था। इसे खोलने के लिए गुस्तावो के नकली फिंगरप्रिंट और उन दोनों डुप्लीकेट चाबियों का एक साथ एक ही सेकंड में इस्तेमाल किया जाना जरूरी था। तीनों साथियों के तालमेल के बिना यह दरवाजा खुलना पूरी तरह नामुमकिन था। किस्मत से फिंगरप्रिंट और चाबियों का वह कॉम्बिनेशन एकदम सटीक बैठता है और आखिरकार बैंक का वह अंतिम दरवाजा भी उनके सामने खुल जाता है। अब ठीक उनके सामने वह फर्श था जिसके नीचे वह संवेदनशील तराजू लगा हुआ था। जैसे ही थॉम का सिग्नल साइमन को मिला, जो भूमिगत सीवर में तैनात था, उसने बिना देरी किए उस तराजू के मुख्य बेस पर भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर दिया। ऊपर तिजोरी में खड़े तीनों लोग अपनी सांसें रोके उस मैकेनिज्म के जमने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों में अत्यधिक ठंड की वजह से वह तराजू पूरी तरह फ्रीज होकर एक जगह स्थिर हो गया। थॉम सबसे पहले हिम्मत दिखाकर उस फर्श पर कदम रखता है। जब सब कुछ सुरक्षित लगता है तो बाकी दोनों भी अंदर दाखिल हो जाते हैं और उन 3 सोने के सिक्कों वाले पुराने डिब्बे को तलाशने लगते हैं। दौरान गुस्तावो स्क्रीन पर देखता है कि मुख्य लॉबी के कुछ अहम सेंसर्स अचानक ऑफ हो गए हैं। वह तुरंत सिक्योरिटी टीम को वहां भेजता है, जिन्हें छत पर हुआ वह सुराग मिल जाता है। गुस्तावो पल भर में समझ जाता है कि चोर बैंक के भीतर घुस चुके हैं और वह तुरंत सेना को बुलाकर पूरे बैंक की नाकेबंदी का आदेश दे देता है। तिजोरी के भीतर एक और मुसीबत आ जाती है। नीचे बेसमेंट में छोड़ी गई नाइट्रोजन गैस का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा था और वह तराजू दोबारा एक्टिवेट होने की कगार पर था। तभी अचानक लोरेन की नजर एक अलमारी पर पड़ती है और उसे वह पुराना डिब्बा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही लोरेन उस डिब्बे को अपने हाथ में लेती है, जेम्स अचानक अपनी जेब से गन निकालता है और उन दोनों के सीने पर तान देता है। वह ठंडे लहजे में लोरेन से वह डिब्बा उसके हवाले करने को कहता है। जेम्स, जैसा कि पता चला, ब्रिटिश सरकार का एक सीक्रेट एजेंट था जो उस ऐतिहासिक खजाने को अपने देश वापस ले जाने के मिशन पर था। इस खींचतान में तराजू पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। खतरे को भांपते हुए लोरेन वह डिब्बा तुरंत जेम्स की तरफ उछाल देती है और थॉम का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तिजोरी का भारी स्टील का दरवाजा पूरी रफ्तार से बंद हो जाता है और वे तीनों उस काल कोठरी में कैद हो जाते हैं। दीवारों में लगे मुख्य पाइप से पानी का भयानक बहाव शुरू हो जाता है और वह तिजोरी तेजी से एक स्विमिंग पूल में बदलने लगती है। बाहर सेना के जवान भी बैंक के गलियारों में दाखिल हो चुके थे। तिजोरी के भीतर पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि कुछ ही मिनटों में वहां सांस लेना भी मुश्किल होने वाला था। जेम्स एक प्रोफेशनल गोताखोर था और उसे इस स्थिति का पहले से अंदाजा था। वह अपने साथ कुछ खास डाइविंग इक्विपमेंट लेकर आया था। वह पूरी तरह शांत रहते हुए पानी की गहराई में उतरता है और नीचे बने ड्रेनेज पाइप के रास्ते बाहर निकलने की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन लोरेन और थॉम के पास ऐसा कोई साधन नहीं था और पानी उनके गले तक आ चुका था। जीवन और मृत्यु के उस आखिरी मोड़ पर थॉम का जीनियस दिमाग एक अंतिम पासा फेंकता है। वह वायरलेस पर चिल्लाते हुए सीवर में मौजूद साइमन से कहता है कि उस तराजू के प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके उतना वजन बया दो। साइमन बिना एक सेकंड गवाए नाइट्रोजन गैस के उन भारी भरकम खाली सिलेंडरों को उठाता है और उस तराजू के बेस पर लादना शुरू कर देता है। वजन को मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाने के लिए वह खुद भी उन सिलेंडरों के ऊपर जा बैठता है। उधर उनके छिपे हुए आधार पर बैठे बाकी साथी भी हाथ जोड़कर अपने दोस्तों की जान की दुआ मांग रहे थे। और तभी एक अविश्वसनीय चमत्कार होता है। अत्यधिक वजन पड़ने के कारण तराजू का मैकेनिज्म पूरी तरह लॉक हो जाता है और पानी का वह भयानक बहाव धीरे धीरे थम जाता है। उन अंतिम पलों में थॉम और लोरेन की जान बाल बाल बच जाती है। जैसे ही बाहर सिस्टम नॉर्मल होता है, सेना के जवान और गुस्तावो भारी हथियारों के साथ तिजोरी का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होते हैं। लेकिन वहां कदम रखते ही उन सबके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई इंसान या खजाना नहीं था, सिर्फ एक बिल्कुल खाली तिजोरी थी। गुस्तावो अपनी पूरी जिंदगी की सर्विस में पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा था। यह समझ ही नहीं पा रहा था कि वे शातिर चोर हवा में गायब कैसे हो गए। कुछ देर छानबीन के बाद गुस्तावो को आखिरकार यह सुराग मिल जाता है। वे शातिर चोर पानी की मुख्य पाइपलाइन और छत के वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते वहां से भाग निकले थे। गुस्तावो को पूरा यकीन था कि चोर अभी भी बैंक की सीमा के आसपास ही होंगे, इसीलिए वह अपनी पूरी फोर्स को उन्हें छपे छपे पर तलाशने का हुक्म दे देता है। इस बीच थॉम और लोरेन एक बार फिर उसी संकरे वेंटिलेशन के रास्ते रेंगते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब संकन यह था कि क्लाउस कैमरों के जरिए उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सैनिकों ने बैंक के सभी निकास द्वारों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। इस मुश्किल घड़ी में
लोरेन को अचानक तीसरी मंजिल पर मौजूद भागने का एक गुप्त रास्ता याद आता है। बिना वक्त गवाए उसने थॉम को अपने पीछे आने का इशारा किया। गार्ड्स अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। दोनों फुर्ती दिखाते हैं और तेजी से भागकर बैंक प्रेसिडेंट के मुख्य कैबिन में घुस जाते हैं। कंट्रोल रूम से गुस्तावो को यह देखकर लगता है कि अब वे दोनों पूरी तरह फंस चुके हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी कर्मियों का दस्ता उस कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है तो वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के भीतर कोई भी मौजूद नहीं था। असल में जब लोरेन पेंटिंग्स की जांच के बहाने पहली बार उस कैबिन में आई थी तभी उसकी पारसी नजरों ने नोटिस कर लिया था कि बैंक प्रेसिडेंट अक्सर वहां सिगरेट पीने के लिए एक गुप्त खिड़की खुली छोड़ देता था। उसी खुली खिड़की का फायदा उठाकर दोनों समय रहते बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही गुस्तावो खिड़की से नीचे सड़क की तरफ देखता है उसका खून खौल उठता है, क्योंकि उसे थॉम और लोरेन नीचे मौजूद लाखों की भीड़ में धीरे धीरे गायब होते साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह गुस्से से अंधा होकर तुरंत अपनी गन निकालता है और उन पर फायर करने के लिए निशाना साधता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसका एक साथी ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह गुस्तावो को झंझोड़ते हुए कहता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? नीचे आम जनता की कितनी भारी भीड़ मौजूद है। इसके बाद वह तुरंत सैनिकों को वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजता है कि काले कपड़े पहने उन दोनों संदिग्धों को उस भीड़ में से ढूंढकर बाहर निकालो। लेकिन थॉम और लोरेन इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थे। वे भीड़ में कदम रखते ही पलक झपकते अपने काले कपड़े उतार कर फेंक देते हैं और आम फुटबॉल फैंस की तरह दिखने लगते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए दोनों भीड़ के बीच एक प्रेमी जोड़े की तरह एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सैनिक उनके इस हादसे में आ जाते हैं और उन्हें पहचान नहीं पाते, जिसके कारण आखिरकार सेना को हार माननी पड़ती है। इस मिशन के कुछ समय बाद वाल्टर इंग्लैंड की धरती पर मार्गेट नाम की एक हाई प्रोफाइल महिला से मिलने पहुंचता है। मार्गेट और जेम्स दोनों असल में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के बेहद शातिर सीक्रेट एजेंट्स थे। वाल्टर वहां उन 3 सोने के सिक्कों से मिलने वाले खजाने के हिस्से पर बात करने के इरादे से आया था, लेकिन मार्गेट कड़े शब्दों में उसे कोई भी हिस्सा देने से साफ इनकार कर देती है। जेम्स उन तीनों सिक्कों को सुरक्षित अपने देश ले आया था और उसने वहां के एक बड़े प्रोफेसर को उन सिक्कों पर उकेरे गए खजाने के गुप्त कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने के काम पर लगा दिया था। हालांकि जेम्स और उसकी एजेंसी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वाल्टर को जेम्स की वफादारी पर बहुत पहले से ही शक हो गया था। इसीलिए वाल्टर ने बैंक के भीतर ही लोरेन की मदद से उन असली सोने के सिक्कों को बहुत चालाकी से बदलकर उनकी जगह हुबहू दिखने वाले नकली सिक्के रखवा दिए थे। उन नकली सिक्कों पर जो दिशा निर्देश खुदे थे वे पूरी तरह गलत और फर्जी थे। जब जेम्स और मार्गेट को इस धोखे का एहसास होता है तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। इस बीच फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक खूबसूरत आइलैंड पर वाल्टर की पूरी टीम इस कामयाबी का जश्न मना रही थी। थॉम ने अपनी असाधारण प्रतिभा से हवाई जहाज उड़ाने का ऑफिशियल पायलट लाइसेंस भी हासिल कर लिया था। तभी शातिर लोरेन अपनी जेब से वे असली सोने के 3 सिक्के निकालती है। थॉम उन पर अंकित सही दिशा निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करके खजाने की असली लोकेशन ट्रैक करता है। जैसे ही खजाने का असली ठिकाना स्क्रीन पर सामने आता है वे सब के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह अरबों का खजाना खुद इंग्लैंड के एक सबसे बड़े सेंट्रल बैंक के भीतर दफन था। वह बैंक भी टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद आधुनिक और दुनिया के सबसे उन्नत सिक्योरिटी सिस्टम से लैस माना जाता था। अब इन चारों साथियों के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। आगे की रोमांचक कहानी में हम देखेंगे कि इंग्लैंड के इस सबसे सुरक्षित बैंक को अपना अगला निशाना बनाते समय थॉम कौन सी नई और अद्भुत योजना तैयार करता है।